चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। लश्कर तैयबा पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई। लश्कर आतंकी आदिल मंसूर की करोड़ों की प्रॉपर्टी सीज की गई है। गैर कश्मीरियों की हत्या में शामिल था। आतंकी आदिल मंसूर की प्रॉपर्टी जो है वह सीज की गई है। आदिल के ठिकानों से एनआईए को हथियार भी मिले हैं। ये बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लश्कर तैयबा पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की है। लश्कर आतंकी आदिल मंसूर की करोड़ों की प्रॉपर्टी सीज की गई है। तो वही छापेमारी के दौरान कहा जा रहा है कि कई सारे हथियार भी बरामद हुए हैं। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमन सैनी हमारे साथ सीधा जम्मू कश्मीर से जुड़ चुके हैं। रमन, खबर पर क्या कुछ अपडेट? एनआईए की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। जी हाँ, बिल्कुल पलक, आपने सही कहा कि एनआईए की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। और कश्मीर घाटी में पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरीके से एक के बाद एक टारगेट किलिंग को अंजाम देने की कोशिश आतंकियों की तरफ से रही है, और उसमें कुछ एक ऐसे भी सफेदपोश आतंकी थे जिन्हें व्हाइट कॉलर आतंकी कहा जाता है, जो कश्मीर में आमतौर पर तो एक सीधी सादी और साधारण जिंदगी जीते हैं, लेकिन रात शाम ढलते ही वो आतंकी के वेश में हथियार उठाते हैं और टारगेट किलिंग के लिए निकल जाते हैं। और ये सबसे बड़ी चुनौती थी जम्मू कश्मीर के अंदर एनआईए के लिए, क्योंकि ये पूरा केस जो है टारगेट किलिंग का इस समय एनआईए देख रही है। और एनआईए के लिए ऐसे लोगों, ऐसे आतंकियों की तलाश करना जो सफेदपोश हैं अपने आप में, दिन के उजाले में तो वो आम शहरी की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन शाम ढलते ही हथियार और पिस्टल का इस्तेमाल कर जिस तरीके से टारगेट किलिंग कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी एनआईए के लिए। और इस चुनौती से पार पाते हुए अब एक बड़ी कार्रवाई जो है वो एनआईए की तरफ से की गई है। और शाला कदल का इलाका श्रीनगर का पड़ता है, जहां पर इस समय जो है एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है वो सीज की गई है। और इसके साथ साथ में उसके पास से उसी घर के अंदर से टारगेट किलिंग में इस्तेमाल होने वाला जो हथियार है और जो एम्यूनिशन है, यानी कि पिस्टल और जो उसकी एम्यूनिशन है, यानी कि जो गोलियां हैं, वो भी उसके घर से जो है वो बरामद कर ली गई है। और अब एनआईए ने उसे अपने हिरासत में लेकर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। पूछताछ में अब आगे पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार जिस तरीके से उसने ये प्राथमिक पूछताछ में बताया है कि पाकिस्तान में बैठा हुआ जो पीओके में आतंकी हैंडलर जहांगीर है, उसके साथ वो डायरेक्ट संपर्क में था, वहीं से उसको निर्देश आते थे कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय जो टारगेट किलिंग्स हैं उनको अंजाम देना है। तो उन सब चीजों को लेकर अब आगे की पूछताछ की जाएगी कि जो जहांगीर है उसके टच में और कौन कर रहे हैं, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। क्या ये जो एनआईए ने कार्रवाई की गई है, ये हाइब्रिड टेररिज्म से इससे जोड़कर देखा जा सकता है? क्योंकि पिछले कुछ समय से देखा जा रहा था कि एसआईए, एनआईए और इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा था पिछले कुछ सालों में हाइब्रिड टेररिज्म को लेकर। ये बिल्कुल, देखिए, हाइब्रिड टेररिज्म कहें या फिर व्हाइट कॉलर टेररिस्ट कहें, ये एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। और जिस तरीके से हाइब्रिड टेररिस्ट का भी मानना यही है कि दिन में वो सफेदपोश जिंदगी, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो नौकरी पेशा हो, चाहे वो किसी तरीके का और कोई जो लीगल काम है, वो दिन के उजाले में करते हैं, लेकिन शाम ढलते ही, जैसे ही सूरज ढलता है, तो उनका आतंकी वेश जो है वो सामने आ जाता है, हाथ में पिस्टल लेकर, और वो टारगेट किलिंग के लिए निकल जाते हैं। 2023 और 2022 और 2023 में एक सीरीज ऑफ टारगेट किलिंग हमने देखी थी इस तरीके से, जो कश्मीर घाटी में जिसे अंजाम दिया गया था। और उसके बाद जब कार्रवाई हुई, एनआईए ने सख्ती बरती, एसआईए ने सख्ती बरती, और खासतौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जो अध्यक्षता में यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा था, उनकी तरफ से सख्ती बरती गई, तो निश्चित रूप में एक ग्राफ जो टारगेट किलिंग का वो डाउन हुआ था। लेकिन अब नई सरकार के गठन के बाद जिस तरीके से एक बार फिर कश्मीर घाटी में इस तरीके की टारगेट किलिंग हो, खासतौर पर जो गैर कश्मीरी प्रवासी मजदूर जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। जो नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर में, जो केंद्र की देखरेख में जिनको तैयार किया जा रहा है, वो इस समय आतंकियों के निशाने पर है। और खास तौर पर सुरक्षा कर्मी जो दूरदराज के इलाके में, इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में या दूरदराज के इलाके में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो एक जो बढ़त जो है वो देखी गई आतंकवाद में, उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के जो भारतीय सेना है उसने भी कमर कसी और इन आतंकियों पर भी प्रहार करना शुरू किया। इसीलिए हमने देखा कि पिछले करीबन 15 दिनों के अंदर जो 11 से 12 एनकाउंटर हुए हैं, 8 से 9 एनकाउंटर हुए हैं, इसमें 11 आतंकी जो हैं वो ढेर कर दिए गए हैं। 2 से 3 एनकाउंटर ऐसे हुए जहां पर आतंकी मारे तो नहीं गए, लेकिन वहां से बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि बड़े मात्रा में हथियार, गोला बारूद जो है उनका बरामद हुआ है। लेकिन रात का अंधेरा उठाकर रमन, देखिए बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन इस बीच मैं चाहती हूँ इस पर क्या जानकारी आप थोड़ी सी साझा कीजिए। आदिल के ठिकाने से जो एनआईए को हथियार मिले हैं,
क्या वो लॉजिस्टिक सपोर्ट देता था? क्या इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? आपके सूत्रों से क्या जानकारी मिल रही है? देखिए जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक आदिल के घर से ही वो पिस्टल और वो एम्यूनिशन जो है वो रिकवर किया गया है, जिससे फरवरी के महीने में जो है वो टारगेट किलिंग की गई थी। दो प्रवासी मजदूर हैं, यानी कि गैर कश्मीरी मजदूर हैं, उनकी टारगेट किलिंग श्रीनगर के अंदर फरवरी के महीने में की गई थी, यानी कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वहां पर जब एक दौर चला था, तो उस पर जो है एनआईए लगातार जांच कर रही थी। और जांच करते करते जब एनआईए की गिरफ्त जो है वो इस आदिल मंजूर तक पहुंची, तो फिर आप समझ सकते हैं कि वहां पर कई बड़े खुलासे हुए हैं। अब यह बताया जा रहा है कि आदिल मंजूर जो है वो पीओके में बैठा जो आतंकी हैंडलर है जहांगीर के सीधे तौर पर उसके टच में था, वहां से उसको निर्देश आते थे। अब यह बात का खुलासा भी होना बाकी है कि क्या आदिल ने ही उन टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है या फिर आदिल ने आगे किसी को डिप्यूट किया था, क्योंकि अभी प्राथमिक पूछताछ जो हुई है उसके मुताबिक ये जानकारी मिली है। और क्योंकि आतंकवाद में उसकी मसूलियत थी, वो उसमें शामिल था, इसलिए उसकी प्रॉपर्टी जो है वो फिलहाल ठीक है रमन, आप इस खबर पर नजर